नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मेवात में दंगा मिनट भर में नहीं फैला। दंगा फैलाने के पीछे क्रिएटर थे, डायरेक्टर थे, इंजीनियर थे, ऑपरेटर थे। दरअसल सोशल मीडिया के जमाने में मेवात का दंगा एक बहुत बड़ा प्रयोग है। घर बैठकर सोशल मीडिया के जरिए वीडियो बनाकर, लोकेशन बताकर शहर में दंगा करवा दिया गया। जो शहर शांत था, एक तरफ शांति से शोभा यात्रा निकालने की तैयारी चल रही थी, दूसरी तरफ शोभा यात्रा पर पत्थर चलाने के लिए वीडियो बनाए जा रहे थे। और सिर्फ पत्थर नहीं, गोली चलाने के लिए उकसाया गया, थाना जलाने की स्क्रिप्ट लिख दी गई। दंगा शहर में होता, इससे पहले दिमाग में ऐसा जहर भर दिया गया जिससे खास समुदाय के लड़के पिस्तौल लेकर तैयार बैठ गए। गोलियां भर दी गई। पुलिस सामने आई तो पुलिस पर तमंचे तान दिए गए। थाने तक को फूंक दिया गया। पुलिस ने अभी तक तो बहुत कम बताया है। जो बातें तहकीकात में सामने आई हैं, उसकी पहली रिपोर्ट आप देखने जा रहे हैं। क्या दंगाइयों को यह ऑर्डर दिया गया कि रुको मत, सीधे गोली मारो? दंगाइयों को किसने कहा कि पुलिस वालों के पेट में गोली मारो? मैसेज कहां से आया कि जिंदा जला दो, पुलिस वालों को मत छोड़ो, बस हाईजैक करो, ड्राइविंग सीट पर बैठो, थाने पर बस चढ़ा दो? यह सब किसके कहने से हुआ? थाने की छत पर चढ़ो, पुलिस वालों पर फायरिंग करो। दंगाइयों को दंगे का कारतूस पकड़ाने वाला कौन था? मेवात को दहलाने वाले दंगाइयों की पहली लिस्ट आ गई है। जिस दंगाई ने नकाब पहन रखा था, जिसने नहीं पहन रखा था, जो गाड़ियां फूंक रहा था, जो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर रहा था, ये देखो भाइयों, पहाड़ों में करा रहे हैं। जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर छिपकर शोभा यात्रा को टारगेट कर रहे थे, पुलिस वालों पर टारगेट करके हमला कर रहे थे। पहले उनके नाम आपको दिखाते हैं। और उधर पहाड़ों में वो खड़े हुए हैं सामने। नूह के पुराना बस स्टैंड के दंगाई हैं खालिद, साकिर, अबरार, समीरी, बदरुद्दीन, आरिफ, मोइन, जिशान, अशफाक, शाहरुख, सरफुद्दीन, नयूम, फखरुद्दीन, सुबेद्दीन, नासिर, मोहम्मद मुस्तफा, आलिम, आकिब। ये सिर्फ कुछ नाम हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। नूह के अनाज मंडी में दंगों के वक्त क्या हुआ? शोभा यात्रियों को बचाने गए पुलिस वालों पर रॉड से, सरिये से अटैक कैसे हुआ? नूह के अकबर चौक पर दंगाई कौन सा नारा लगाते हुए पहुंचे? पुलिस बूथ को कैसे फूंक डाला? 800 दंगाइयों ने नूह के धर्मस्थल को कहां से घेरा? शोभा यात्रियों पर, पुलिस वालों पर कैसे छिपकर हमला किया? नूह के ओल्ड बस स्टैंड पर 800 दंगाई किन किन रास्तों से पहुंचे? नूह के साइबर थाने पर हाईजैक की हुई बस चढ़ाने वाले कितने दंगाई थे? इसी थाने की छत पर चढ़कर पुलिस वालों पर दनादन गोलियां कैसे बरसाई गई? फुल डिटेल सीधे स्पॉट से थोड़ी देर में देंगे। नूह दंगे की मिनट टू मिनट डिटेल आ गई है। दंगों में शामिल लोगों की पहचान हो गई है। दंगों के वक्त की आंखों देखी वो पुलिस वाले बता रहे हैं, जो किसी तरह अपनी जान बचा सके। दंगे की पूरी प्लानिंग 31 जुलाई से कई दिन पहले ही हो गई थी। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बने थे। हर व्हाट्सएप ग्रुप के लीडर को पत्थर और बोतल जमा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। पुलिस वालों को अपनी जान बचाने के लिए अपनी यूनिफॉर्म तक उतारनी पड़ी। साइबर थाने पर हमला करने वाले दंगाई नारे लगा रहे थे, इन पुलिस वालों को जिंदा जला दो। दंगाइयों को मोबिलाइज कैसे किया गया? अलग अलग लोकेशन पर कैसे भेजा गया? दंगाइयों को बंदूक किसने पकड़ाई? हजारों की दंगाई भीड़ के पास कारतूस कहां से आए? चौंकाने वाली डिटेल सामने आ रही हैं। दंगों की पूरी टाइमलाइन एक एक करके खुलने लगी है। दंगों की मेवात फाइल्स में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आग लगाने का ट्रिगर पॉइंट
सोशल मीडिया ही था। अपने यार दोस्त ने भी लेके जाए और खुद जाए। हमारी सारी टीम पहुंचेगी जो अपन यहाँ दिख रही है, और भी हमारे साथ में भाई बहुत सारा पहुंचेगा। दंगे वाली पूरी पटकथा ही सोशल मीडिया पर लिखी गई, लोग बुलाए गए, कैमरा लगाया गया, वीडियो बनाया गया, जहर फैलाया गया और बाकायदा बताया गया कि 31 जुलाई को सारे मिलो, हमला करना है। गौर से सुनिएगा ये पूरा ऑडियो। बीच में खड़ा दंगाई दंगों के लिए कैसी हेट स्पीच दे रहा था। वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, कल नूह में फिर दोबारा प्रोटेस्ट है और सारे मेवात वहां पहुंच रही है। जहां तक हमारा ये मैसेज जाए तो सभी भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, अपने यार दोस्त ने भी लेके जाए और खुद जाए, और इंशाल्लाह हमारी सारी टीम पहुंचेगी जो अपन यहाँ दिख रही है, और भी हमारे साथ में भाई बहुत सारा पहुंचेगा। तो इंशाल्लाह भाई आप पहुंचेंगे तो वीडियो शेयर जरूर कर दो, ठीक है ना भाई? अस्सलाम वालेकुम। 31 जुलाई से पहले देर रात बीच सड़क पर कुर्सी लगी, 2 लड़के आए, कुर्सी पर बैठे, मैसेज रिकॉर्ड किया, नाम मोनू मनेसर का लिया, इशारा दंगों की तरफ ही दिया। बा मोनू भाई हाथ जुड़वा ले, मान जा, अगर तू कल चप्पल ने हाथ में लेके ना भगो ना, हम सुबह कौन खान का है तो खुल्लो चैलेंज है, आ जाओ। 31 जुलाई के ही दिन दंगों से ठीक पहले एहसान मेवाती नाम के यूट्यूबर का वीडियो अलग अलग मोबाइल पर डिलीवर हुआ। यह शख्स हिंदुओं को धमकाता दिखा, गर्दन काटने की बात कहते सुनाई दिया, और इसी के बाद मेवात में प्री प्लान्ड दंगा शुरू हो गया। मुसलमानों को या म्यों को या मेवात वालों को ना छेड़ो तो तुम्हारी दे दिया जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी इतनी बड़ी औकात नहीं है, तुम तलवार की नोक देख के डर जाते हो। हम तलवार हाथों में लेके गर्दन भी उड़ा दें ना अगले बंदे की तो भी नहीं डरते, याद रखना। जिस शख्स को अभी आपने गर्दन काटने की धमकी देते सुना, वो YouTube पर अपना अकाउंट चलाता है। उसके हर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मरने मारने वाली बातें हैं। इसके 80,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। यह खुद को पाकिस्तानी मेवाती कहता है। इसके YouTube अकाउंट का लोकेशन भी पाकिस्तान का है, लेकिन यह शख्स वीडियो हरियाणा के मेवात पर बनाता है, और इसी जहरीले वीडियो के छोटे छोटे हिस्से मुस्लिम मोहल्लों में मोबाइल वायरल होते हैं। 31 जुलाई को दंगों से ठीक पहले यही हुआ। मोनू मानेसर पर बनाया इसका वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुआ, और फिर जैसे ही नूह में दंगे शुरू हुए, इसने एक और नया वीडियो बनाकर वायरल करा दिया। भीड़ को सड़कों पर निकलने के लिए उकसाया। पहले आपको इसके उस भड़काऊ वीडियो का हिस्सा सुनाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। भाइयों, जे मोनू मानेसर ने मेवात में यात्रा लेके आ रोए और ई पंगाबाजी कर रो मैं उनके साथ, तो भाई या तो मार दो, कसम खुदा की, यकीन करोगा, मारो या मरो, सही है ना? जंग है यू, और या मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमें कामयाब करेगा। आज 31 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मैं मेवात वाला को कहना चाहूँ कि मोनू मानेसर आए तो अपना पेरन पे, लेकिन जानो अपना पेरन पे ना चाहिए, सही है ना? और मम्मन ने तन जो कही ना कि प्याज से फोड़ देंगे, तो आज कसम खुदा की ना सच कर दो, यह बात है। मैं सबसे ज़्यादा हैरान यही बात क्योंकि हमारी मेवात, हमारा म्यों, ये डरा क्यों पड़ा है? क्या चीज़ से डर रहा है? ये जैसे आवा ना, सही है, जिनकी तोड़ फोड़ कर दो। और हिंदू से तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, जो धर्म के रखवाले हो ना, तो धर्म की रखवाली करो। अपनी मुसलमानों को या म्यों को या मेवात वालों को ना छेड़ो, तो तुम्हारी दे दिया जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी इतनी बड़ी औकात नहीं है, तुम तलवार की नोक देख के डर जाते हो, और हम तलवार हाथों में लेके गर्दन भी उड़ा दें ना अगले बंदे की तो भी नहीं डरते, याद रखना। या वार्निंग है ना, हल्का में मत लियो, सही है ना? अब की अल्लाह की कसम है, ये जो म्यों है ना, फुल जोश में और फुल गुस्सा में लग रहा है मुझे, सही है ना? और यही, और मैं म्यों से कहना चाहूँगा, गुस्सा बरकरार रखियो जब तक तुम्हें इंसाफ ना मिले। इस दंगाई ने कहा कि वो 31 जुलाई को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि नूह में दंगों की पटकथा कैसे 4 दिन पहले यानी 27 जुलाई को ही लिख ली गई थी। और इसकी शुरुआत होती है सिमी और पाकिस्तान के जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाली संस्था इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के मोनू मानेसर वाले इस ट्वीट से। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के ट्वीट के बाद 30 जुलाई को मोनू मानेसर का एक वीडियो फेसबुक पर अपलोड हुआ, जिसमें उसने कहा कि वो शोभा यात्रा में हिस्सा लेगा। इसी के बाद दंगाइयों का प्लान एक्टिवेट हुआ। मेवात के कई इन्फ्लुएंसर्स ने अलग अलग भड़काऊ वीडियो बनाकर दंगाइयों को इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया, और उन्हीं में से एक नाम था शाहीन खान का। पहले आप इसका वीडियो देखिए,
और गौर से सुनिए कि इसने कैमरे पर क्या कहा। आपने देखा होगा 2-3-4 दिन से फेसबुक पे एक मैसेज कन्वे हो रहा है बहुत जोरों से, प्याज सी फोड़ देंगे। 3-4 दिन से यही फेसबुक पे लगातार चल रहा था, हम देख रहे हैं। तो अब वो वक्त आ गया है उस बात को सच साबित करने का, प्याज सी फोड़ देने का। मैं सीधी सट मेवाती में कह दूं कि प्याज सी फोड़ने वाली बात है जो या पे गौर फिक्र करके या प्याज से फोड़ दो। शाहीन खान प्याज से फोड़ने वाली जो बात कैमरे पर कह रहा था, सेम टू सेम वही चीज फेसबुक पर वायरल हो रही थी। यात्रा से ठीक एक रात पहले मेवात के कोने कोने में प्याज फूटेगी वाला डायलॉग वायरल होने लगा, जिसका मतलब हुआ सिरों को कुचल दिया जाएगा। नोट करने वाली बात यह है कि इस फ्रेज का इस्तेमाल पहली बार कांग्रेस के विधायक मामन खान ने अपनी स्पीच में किया था। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। फरमान कटारिया नाम के शख्स ने लिखा कि जो लोग ये पूछ रहे थे कि मामन खान की प्याज फूटी वाली बात का क्या हुआ, वो अब देखेंगे कि प्याज कैसे फूटता है। शाहिद खान नाम के हैंडल ने लिखा, पूरी मेवात चाहे तो प्याज सी ही फूट जाएगी, एक मामन इंजीनियर से नहीं होगा, सब मामन इंजीनियर बन जाओ, यानी सीधे सीधे दंगा भड़काने वाली बात कही गई। साहिब परवाना ने लिखा, कल देखते हैं मामन खान अपना किया हुआ वादा पूरा करते हैं या नहीं। इसके बाद तो मानो सोशल मीडिया पर हेट स्पीच की बाढ़ सी आ गई। प्याज सी फोड़ देंगे मेवाती लड़के वाले मैसेज घूमने लगे। आबिद खान नाम के हैंडल ने लिखा, मेवाती भाई तैयार हैं स्वागत के लिए। अरबाज खान ने लिखा कि हमें किसी चीज का डर नहीं है, मोनू मानेसर का सिर कुचलना है। रहीश खान ने लिखा, 31 को मेवात तो आओ, देख लेंगे। यानी मोनू मानेसर के बहाने दंगा भड़काने के लिए दंगाइयों का डिजिटल इको चैम्बर 24/7 काम पर लग गया। तनाव बढ़ाने की एक बड़ी वजह यह भी थी। अगले दिन जैसे ही यात्रा शुरू हुई, सुबह सुबह शोभा यात्रियों की ट्रैकिंग शुरू हो गई, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो दंगों के बाद पहली बार सामने आया है। बीच रोड पर शोभा यात्रा की बस जा रही है और पीछे से दंगाई बस का वीडियो बना रहे हैं, पूरी ट्रैकिंग कर रहे हैं। शोभा यात्रा के सारे वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पर फैलाया गया। अब आपको एक ऐसा ही वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक दंगाई अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा है और बाकायदा मैसेज पहुंचा रहा है कि शोभा यात्री कहां तक पहुंचे, उन यात्रियों में कौन है, कहां कितने लोग हैं, सब कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है। गौर से सुनिएगा। ये भाई बजरंग दल वाले हैं और ये टोल टैक्स पर खड़े हैं, मेवात जाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये भाई बजरंग दल वाले हैं और ये टोल टैक्स पर खड़े हैं, मेवात जाने के लिए तैयार हो गए हैं। बाकी इनके साथ के आ रहे हैं, अभी लेडीज भी इनके साथ में है, एक बस है, एक गाड़ी है, लेडीज इनके साथ में, बाकी और इनके साथ के आ रहे हैं अभी। ये देख लो भाई टोल टैक्स का पाखड़ वाले पे। मोनू मानेसर इस यात्रा में कहीं था ही नहीं, मगर कासिम खान नाम के लोकल इन्फ्लुएंसर ने अपने अकाउंट पर यह फेक न्यूज फैलाई कि मोनू मानेसर यात्रा के लिए निकल गया। यह कहकर उसने भीड़ को बुलवाया। इसके बाद उसने दंगाइयों को यह मैसेज भी पहुंचाया कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। इस दौरान सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट हुआ देख लीजिए। इस्माइल खान ने दंगे भड़काने वाले बोल लिखे। नावेद नाम के शख्स ने लिखा, जो होगा देखा जाएगा। किसी नफीस खान ने लिखा, चलो यार आर पार कर लेते हैं। इन घटनाओं में जो भी लोग संलिप्त हैं, जो भी षड्यंत्रकारी हैं, जिन लोगों ने उकसाया है लोगों को, जिन्होंने बलवा किया है, जिन्होंने आगजनी की है, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हालात को देखते हुए कुछ स्थानों पे नूह और एडजॉइनिंग एरियाज में इंटरनेट पर जो है बैन लगाया गया है। स्थिति लगातार हम मॉनिटर कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी मॉनिटर कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के भड़काऊ वीडियो जो हैं, भड़काऊ भाषण जो हैं, उत्तेजक बातें जो है जो कही जा रही हैं वैमनस्य फैलाने के लिए या लोगों को उकसाने के लिए, उस सब को देखा जा रहा है। और जो जो इसके पीछे हैं या जो जो इन वीडियोस को इस तरह के दुष्प्रचार में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इन 116 जो व्यक्तियों को हमने अरेस्ट किया, अक्यूज्ड को,
उसके अलावा भी जो है हमने करीब 90 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे अलग से पूछताछ चल रही है और उनमें से जिनकी संलिप्तता पाई जाएगी उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 20 कंपनी पैरामिलिट्री की केंद्र के तरफ से आई थी, उनमें से 14 कंपनी नूह में हमने रखा है, 3 कंपनी पलवल में है, 2 कंपनी गुड़गांव में है और 1 कंपनी फरीदाबाद में है। और इसके अलावा करीब 28 कंपनियां स्टेट पुलिस की हैं, जिसमें आर्म्ड पुलिस बटालियंस हैं, IRB बटालियंस हैं, उनका भी इसी तरीके से अलग अलग जिलों में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक तरफ इस तरह के भड़काऊ पोस्ट वायरल हो रहे थे, दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पर ऐसे मैसेज भी वायरल कराए जा रहे थे जिसमें सीधे सीधे हरियाणा की सरकार को चुनौती देने वाले बोल थे, धमकाने वाला अंदाज था। गौर से सुनिएगा। मल्लिक ये अपना इलाका, इतना सरकार भी आपा, इतना कानून भी आपा, इतना वारदात भी आपा। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे उस दिन भी पहली सफ में खड़े मिले। और इसी के बाद समय चुनकर, टारगेट चुनकर दंगों को अंजाम दिया गया। दंगाई नकाब पहनकर आए, लाठी, डंडे, रॉड, सरिया, बंदूक, गोली बारूद सब लेकर आए। शोभा यात्री जहां छिपे, दंगाइयों ने हमले वहीं किए। सड़क पर घेर कर मारा तो ऊंची ऊंची पहाड़ियों से भी टारगेट किया, गोलीबारी तक की। ये देखो भाइयों, पहाड़ों में करा रहे हैं ये देखो कितने हैं, पहाड़ों में से निकल के आ रहे हैं, पहाड़ों में से अंदर अटैक कर रहे हैं। यहाँ काफी सारी हमारी गाड़ी फूंक दी है, ये देखो। और इधर पहाड़ों में वो खड़े हुए हैं सामने, इधर ये देखो, इधर से मंदिर पे चढ़ रहे हैं, फिरोजपुर नूह वाले नल्हड़ मंदिर पर, शिव मंदिर पर काफी सारी गाड़ियों में आग लगा दी है अभी। चलिए अब आपको एक एक करके उन स्पॉट पर लेकर चलते हैं जिन्हें दंगाइयों ने टारगेट किया। साइबर थाना नूह की तस्वीरें देखिए। थाने को दंगाइयों ने चारों ओर से घेर कर हमला किया। दंगाई जोर जोर से आवाज लगा रहे थे, सबको जिंदा जला दो। दंगाइयों ने एक पीले रंग की बस को हाईजैक करके उसे भी थाने की दीवार पर चढ़ा दिया। बस से थाने के मेन गेट तक को तोड़ डाला। उसी दौरान कुछ दंगाई थाने की छत पर चढ़ गए और अपने पास मौजूद हथियारों से पुलिस कर्मियों पर दनादन फायरिंग की। आप इस थाने के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हालात हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस थाने के अंदर तोड़फोड़ की गई। ये क्योंकि मेन गेट जो साइबर क्राइम थाना है उसका बंद था, पुलिस ने उसको अंदर से लॉक किया हुआ था। लगातार दंगाई उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब वो इसमें सफल नहीं होते हैं तो बकायदा इस बस को लेकर आया जाता है। ये बस देखिए, बस से जो साइबर क्राइम थाने की दीवार है उसमें जोरदार टक्कर बस से मारी जाती है, और जब ये दीवार टूटती है तो उसके बाद दंगाई इस साइबर क्राइम थाने के अंदर घुसते हैं। यहां से वो लोग अंदर जाते हैं, थाने के अंदर जाकर वो जमकर तोड़फोड़ करते हैं। दंगाई सोमवार को इस थाने के अंदर घुसते हैं तो आप देखेंगे ये पूरा साइबर क्राइम थाने का कंपाउंड है। इस थाने के अंदर घुसते हैं, तोड़फोड़ इसके अंदर करते हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप जो है उसमें तोड़फोड़ की जाती है। इसके अलावा जो सरकारी फाइल है, FIR है, उनके अंदर आग लगाई जाती है। और ये देखिए, थाने के अंदर तोड़फोड़ की जाती है और उसके बाद जो थाने के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उसमें भी उनको भी आग के हवाले कर दिया जाता है। जो पुलिसकर्मी थाने के अंदर थे, लगभग 10 से 12 उनकी संख्या थी, उन्होंने इस मेन गेट को बंद किया हुआ था। वो थाने की छत पर पहुंचते हैं और जो दंगाई हैं उनको चेतावनी देते हुए हवा में फायरिंग करते हैं। तकरीबन 125 राउंड फायरिंग जो है वो साइबर सेल पुलिस की तरफ से जो पुलिसकर्मी अंदर थे वो छत से करते हैं, जिसके बाद दंगाई यहां गाड़ियों में आग लगाकर मौके से फरार हो जाते हैं। दंगों के वक्त नूह के अड़बर चौक का ये वीडियो देखिए। दंगाई यहां पर अल्लाहू अकबर के धार्मिक नारे लगाते हुए हमला करने आए थे। पुलिस की FIR में भी इस धार्मिक नारे का जिक्र है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। तू आ जा, ही ना जा, आजा तू ही। म्योन ने एक बार फिर से अपनो एहतियात जगा दियो है और जिनका मुंह फट रहा है उनको मुंह बंद करवा दियो है। और भाई आज तो मजो आगो है, डाल दियो है आज तो भाई, मैं कह रहा हूँ मजो आगो। और जो ये नारा लगाने अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, यकीन कर यासु तो भाई सीना न चौड़ो होगो हमारो। सही अब पतो लग रहा हो कि म्यों होतम। अड़बर चौक में भी बड़ी संख्या में दंगाई इकट्ठा हुए। यहाँ भी बंदूकों से फायरिंग हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी के पेट में गोली लगी। जो यहाँ पर असामाजिक तत्व थे वो अल्लाहू अकबर के नारे लगाने के साथ
अपने साथ देसी कट्टों से फायर कर रहे थे, जिसकी एक गोली एक इंस्पेक्टर अनिल कुमार के पेट में लग गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये जो आप अडबर चौक पर पुलिस का बूथ देख रहे हैं, पुलिस के बूथ को भी बुरी तरीके से जलाकर खाक कर दिया था। अंदर की तरफ से अगर मैं आपको ये पुलिस का बूथ यहां से दिखाने की कोशिश करूंगा तो ये पुलिस बूथ की आप तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं। इस पुलिस बूथ को पूरी तरीके से यहां पर जला दिया गया, जलाकर खाक कर दिया गया। अंदर आप देखिए, जहां पर बैठने की जगह होती है वहां पर सिर्फ इस वक्त राख ही राख पड़ी हुई है। अंदर सब कुछ इस पुलिस बूथ का जला दिया गया था। दंगाइयों ने नूह के अनाज मंडी में भी बड़े बड़े पत्थरों से पुलिस का रास्ता रोका, पत्थर मारे, गोलियां चलाई, पुलिस कर्मियों पर लाठी डंडे बरसाए, सरिया और रॉड जैसी चीजों से भी अटैक किया। पुलिस कर्मियों के मोबाइल तक छीन लिए। इसी हमले में घायल हुए 2 पुलिसकर्मियों की बाद में मौत हो गई। हम इस समय नूह की अनाज मंडी पर हैं और यहां पर भी सोमवार को दंगाइयों ने जमकर हुड़दंग मचाया था। अनाज मंडी के अंदर आप हालात देखिए, ये एसएचओ पीएस इंडस्ट्रियल सेक्टर 7 मानेसर की गाड़ी है और ठीक इसके पीछे यहां पर आप देखेंगे ये जो गाड़ी है वो एसएचओ पीएस खेड़ी दौला की है। ये आप देखेंगे ये दोनों एसएचओ यहां पर पहुंचे थे। आप देखिए एसएचओ पीएस खेड़ी दौला और गुरुग्राम से बाकायदा इनकी ड्यूटी यहां पर लगाई गई थी। जिस तरीके से दंगे पूरे नूह इलाके में हुए थे उसके बाद स्पेशली इनको यहां पर भेजा गया था। अपने स्टाफ के बाद जो एसएचओ है वो यहां पर आते हैं। मेरी दुकान साइबर क्राइम थाने के बिल्कुल सामने है। साइबर क्राइम थाने में अटैक करने के बाद इन्होंने आध घंटे वहाँ उधम मचाने के बाद हमारे यहाँ हमला किया है। अच्छा, पहले ये साइबर क्राइम थाने में अटैक करते हैं, उसके बाद आपके अनाज मंडी में उसके बाद हमारे यहाँ आते हैं दुकान पर और मैं यहाँ मौके पे मौजूद हूँ। हमारी गाड़ी 5-5 किलो के पत्थरों से होंडा सिटी को इनने तोड़ा है हमारे, और मैं इतने में शटर बंद करके अंदर से लॉक लगाया है। अगर मैं नहीं लगाता तो ये मुझे जान से मार देते। दंगाइयों ने नूह के ओल्ड बस स्टैंड में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और उनकी 3 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा। वो अपने गनमैन और कर्मचारी के साथ दवा लेने गई थी। जब वो वापस लौट रही थी तो 150 दंगाइयों ने घेर कर हमला किया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, गोलियां चलाईं। जान बचाने के लिए इन सबको पुराने बस अड्डे की वर्कशॉप में छिपना पड़ा। बाद में मालूम चला कि दंगाइयों ने इनकी गाड़ी भी फूंक डाली। 800 दंगाई शोभा यात्रियों के पीछे पड़े थे। जान बचाने के लिए यात्री जहां छिपे उन सारे लोकेशंस को दंगाइयों ने निशाना बनाया। 35 से 40 शोभा यात्रियों को एक जगह पर घेर लिया गया और जब पुलिस उन लोगों को बचाने के लिए पहुंची तो दंगाइयों ने पुलिस पर फायरिंग भी शुरू कर दी। 50 की संख्या में जो यात्री थे उनको सीधा राम मंदिर के अंदर इस गेट से अंदर ले जाया गया और यहां के स्थानीय लोगों ने चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाया ताकि किसी भी यात्री को यहां पर दिक्कत ना हो। राम मंदिर का ये मेन गेट है, इस गेट से अंदर ले जाया गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की थी कि जो उपद्रवी थे वो आगे की तरफ आ रहे थे, यहाँ पर पथराव करने वाले थे और वो लगातार पथराव कर रहे थे। सर ये बस है जो कि ना श्रद्धालुओं की बस्ती, इस पर हमला किया गया, शीशे टूटे गए, वो बचकर राम मंदिर के इधर आए थे। हमने बस को रोका और श्रद्धालुओं को मंदिर में अंदर किया। फिर उसके बाद ना हमने पुलिस को भी फ़ोन करा। पुलिस के 4 जवान आए थे मात्र, वो भाग गए देखकर। उसके बाद हमने अपने स्तर पर उनको बचाया, उनका खाना पीना, उनके दवाई का इंतजाम किया, उनकी रक्षा की अपने स्तर पर। ये यहाँ पर कहाँ पे बस खड़ी हुई और जब वो आ रहे थे तो पत्थरबाजी हो रही थी पूरी तरीके से? यहाँ खड़े थे, बस बसते हुए आई थी और यहाँ खड़ी हुई थी। पीछे पत्थरबाजी हो रही थी, बस पे पत्थर पड़े और कई लोगों के शीशे टूट गए, बस के सारे शीशे टूट गए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पदम माथुर है। पदम, क्या हुआ, कहाँ से बस आई, कैसे आई, जरा बताइए। आई थी, वो सीधे जा रहे थे मेन रोड पे, मगर मेन रोड पे पहले ही उन्होंने नाका लगा रखा था। नाका लगाने का पत्थरबाजी करती उन्होंने बस वापस करी। वापस करने के बाद फिर हमने उनको बोला कि अंदर साइड आइए, आप यहाँ पर हमारा मोहल्ला है, यहाँ पर हमने बस को लगवाया था और वहाँ पर राम मंदिर था। राम मंदिर में हमको शरण दी थी। वो बेचारे घबराए पड़े थे, उनको पत्थर लगे पड़े थे, बस के शीशे वजह टूटे पड़े थे, वो घबराए पड़े थे। हमने उनको बोला आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। फिर भी लोग वहाँ से पत्थर लाठी लेके आ रहे थे। फिर हमारा पूरा मोहल्ला गया था, फिर हमने उनको बचाया था। वो मोहल्ले में तो हिंदू भी और मुसलमान भी, सब ने घेराव किया। हाँ, सबने रोका था। हमारे यहाँ पर मस्जिद भी है, इन्होंने थोड़ा बहुत साथ दिया था और हमने भी पूरा मोहल्ले ने साथ दिया था। लगभग यही कहानी हर लोकेशन की थी। दंगाई खून बहाने पर उतारू थे। दंगे के आरोपियों पर अब एक्शन शुरू हो गया है। तेजी से धरपकड़ शुरू हो गई है। लेकिन हरियाणा के सीएम कह रहे हैं कि वो दंगाइयों से सबको सुरक्षा नहीं दे सकते। देखिए, समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को एक चैलेंज रहता है। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा
न पुलिस कर सकती, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000। सोचिए, एक सरकार को, एक सीएम को कहना पड़े कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो मामला कितना गंभीर है। आखिर मेवात में ऐसा क्या है कि सरकार पहले ही सरेंडर कर दे? जवाब मेवात की डेमोग्राफी में है, जो खतरे की घंटी है। 2024 जीतने का नरेंद्र मोदी का तीसरा प्लान क्या है? प्राइम मिनिस्टर चेयर पर थर्ड टर्म के लिए तीसरी कसम क्या है? नरेंद्र मोदी सांसदों से मिले तो वो नहीं पूछा जो सब जानते हैं। नरेंद्र मोदी ने वो नहीं पूछा जो सबकी जुबान पर है। प्रधानमंत्री ने सांसदों से पूछा कि तीसरा प्लान बताओ, तीसरा नाम बताओ, तीसरा काम बताओ। मोदी ने पूछा कि तुम्हारे चुनाव क्षेत्र की रिपोर्ट क्या है, वो बताओ जो तुम्हारे इलाके में चल रहा है। नरेंद्र मोदी वो जानना चाहते हैं जिन मुद्दों पर लोकल लोग वोकल हैं। थर्ड टर्म के लिए तीसरा रास्ता क्या है? क्या ये रास्ता मिल गया है या बीजेपी को अभी वो रास्ता ढूंढना बाकी है? बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मोदी, मंदिर, मणिपुर और महिला। यूं तो पिछले 75 साल से चले आ रहे सियासी रिवाज में एम फॉर मुसलमान ही होता है, लेकिन अभी जिन 4 एम की चर्चा हो रही है, उनमें से पहले 2 एम यानी मोदी और मंदिर का जिक्र खुद मोदी ने किया, और बाद के 2 एम यानी मणिपुर और महिला का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है। एम की लड़ाई के बीच मोदी ने एनडीए सांसदों से कहा कि मोदी और मंदिर से आगे की सोचो, मोदी और मंदिर से आगे का बताओ कि 2024 में जीतोगे कैसे। मोदी ने सावधान किया है तो आगे का उपाय भी बताया है। प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों को 3 पी का पॉलिटिकल फॉर्मूला दिया है। फर्स्ट पी फॉर पब्लिक, सेकंड पी फॉर प्रोग्राम एंड थर्ड पी फॉर प्रचार। मोदी ने एनडीए सांसदों से कहा है कि पब्लिक के बीच अधिक से अधिक वक्त गुजारें। चुनाव क्षेत्र में कहीं कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा हो तो वहां जरूर जाएं और जनता के बीच पार्टी और सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में कोई कमी न छोड़ें। ये तो मोदी के विरोधी भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के सबसे बड़े क्राउड पुलर हैं। वोट का मैग्नेट नरेंद्र मोदी के पास रहता है। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर 24 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि 2024 में रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और चुनाव शुरू होने से पहले ही भक्तों को रामलला के दर्शन होने लगेंगे। मोदी यानी 15 से 16% एडिशनल वोट की गारंटी और राम मंदिर यानी 22% ट्रेडिशनल वोट की गारंटी। मोदी और मंदिर को मिलाने से 37 से 38% का वोट बनता है। मोदी इससे बहुत आगे की सोच रहे हैं। एनडीए के लिए मोदी का टारगेट 50% वोट है। एनडीए का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है, उससे तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि हर सांसद अपने अपने क्षेत्र में काम करे और एक एक वोट एनडीए के खाते में लाया जाए। मोदी के विरोधियों का अपना गेम प्लान है, जिसका ट्रिगर पॉइंट है मणिपुर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी इंडिया अलायंस के लीडर्स को साथ लेकर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। खड़गे ने वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की और खड़गे के चैम्बर में विपक्षी नेताओं की मीटिंग भी हुई। उन्होंने कहा, ये जो आपका मेमोरेंडम है, मैं इसके बारे में सोचूंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। 2 कम्युनिटी, मैती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी, ये दोनों में अब जो लड़ाई चल रही है,
इसको शांति के साथ रखना है तो प्रधानमंत्री वहां पर विजिट करना चाहिए था। 92 दिन हुए, अब तक वहां नहीं गए, उसके बारे में बोले नहीं, लास्ट में एक भाषण देंगे चले जाएंगे। तो ये बड़ी दुख की बात है। खरगे ने आज की तीनों मीटिंग में शरद पवार को अपने पास बिठा कर रखा। पुणे में एक दिन पहले ही शरद पवार नरेंद्र मोदी से मिल रहे थे। वो मोदी को सम्मानित कर रहे थे और मोदी की पीठ थपथपा रहे थे। इंडिया अलायंस की अगली बैठक मुंबई में होने वाली है। सियासी कयास लगाने वाले कहने लगे हैं कि इंडिया अलायंस की मुंबई मीटिंग से पहले ही पवार अपना गेम प्ले कर सकते हैं, इसलिए खरगे उनको करीब बिठाकर रखते हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस को लगता है कि मणिपुर के इश्यू को नेशनल बना देंगे और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मिल जाएगा। चर्चा से भाग रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। उनको चुना गया है कि संसद में आए, पार्लियामेंट में आए और देश से जुड़े हुए मुद्दों को, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को वहां पर उठाएं। लेकिन शायद वो सदन को या पार्लियामेंट को गंभीरता से नहीं लेते और वो किसी भी चर्चा में भाग लेने से कतरा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है माननीय विपक्ष के सांसदों की कि मणिपुर तो जा सकते हैं लेकिन बंगाल नहीं जाएंगे। मणिपुर में जब से 2 महिलाओं की परेड का वीडियो वायरल हुआ, तब से अपोजिशन कैंप इस पूरे देश की महिला वोटर से कनेक्ट कर रहा है। गवर्नमेंट चाहे हरियाणा की हो चाहे मणिपुर की हो, दोनों पूरी तरह अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रही हैं। केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, वो कर नहीं रही। ना मणिपुर जा रहे हैं, मणिपुर में शांति चाहिए। हरियाणा भी जल रहा है, हरियाणा में भी शांति चाहिए। राष्ट्रपति जी ने कहा कि मैं इसको देखती हूँ। ये तो हुई विपक्ष की बात। अब आपको बताते हैं कि सर्वे और ओपिनियन पोल क्या बताते हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने सर्वे कराया तो पता चला कि मणिपुर नेशनल इश्यू नहीं बन पा रहा। नेशनल इश्यू तो छोड़िए, मणिपुर का असर पड़ोसी राज्यों के वोट पर भी नहीं पड़ रहा। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में लोकसभा की 25 सीटें हैं। अगर आज चुनाव हो जाए तो मोदी का एनडीए अलायंस यहां की 21 सीटें जीत सकता है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया अलायंस को 25 में से 3 सीटों पर एज हासिल है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। क्या मोदी विरोधियों ने गलत बटन सिलेक्ट कर लिया है? मणिपुर पर डिबेट करने का चैलेंज अब विपक्षी पार्टियों की तरफ से नहीं आ रहा, बल्कि चैलेंज सरकार की ओर से आ रहा है। हम तो मणिपुर पे चर्चा चाहते ही हैं। अब वो जब ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा ने ये कहा कि मैंने मणिपुर पे चर्चा का नोटिस एडमिट किया और चर्चा के लिए उन्होंने नाम पुकारा और हमारी तरफ से बोलने शुरू हुआ तो उन्होंने रूल का बहाना बना दिया। देखिए, मणिपुर पे वो चर्चा ही नहीं चाहते, बहाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मणिपुर में जो पहले घटनाएं हुई और उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया, वो विषय भी सामने आएगा ना, इसलिए उस डर से वो चर्चा ही नहीं चाहते। मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल की धुकधुकी बढ़ाकर रखने वाले दिल्ली सेवा बिल पर लोकसभा में चर्चा आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि लोकसभा में कार्यवाही ही नहीं हो पाई। विपक्षी नेताओं ने पहले ही प्रेसिडेंट हाउस जाने का प्रोग्राम बना लिया था। मंत्री नहीं है, मंत्री भागे और मंत्री के बाकी जो नुमाइंदे चिल्लाने लगे और फौरन सदन भी ठप हो गए। ये नया मैकेनिज्म अपनाए गए हैं। खिलौना मोदी है तो मुमकिन है, गवर्नमेंट कंसर्ट सदन ठप कराना भी आती है। ये सरकार निर्धारित सदन ठप कराने की ये मुहिम हम देखे हैं। इसमें दोबारा साबित होते हैं कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है, सदन भी ठप कराना। दिल्ली सेवा बिल मोदी सरकार के लिए डन डील है। जब भी वोटिंग होगी, संसद के दोनों सदनों में इसका पास होना तय है, क्योंकि सरकार के पास पूरे नंबर हैं। बिल पास होगा तो केजरीवाल का इंडिया अलायंस से मोहभंग भी होगा। वजह यह है, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, इन 3 प्रदेशों में कांग्रेस का लोकल संगठन आप के साथ हाथ मिलाने के खिलाफ है। दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग हुई तो फायदा केजरीवाल को होगा, कांग्रेस को कुछ नहीं मिलेगा।
और अगर केजरीवाल ने हरियाणा में भी सीट मांगी तो कांग्रेस को शुद्ध घाटा होगा। कांग्रेस और केजरीवाल का कॉमन ग्राउंड एक ही है, दोनों को मोदी का विरोध करना है। विरोधियों की मजबूरी है, मोदी को टारगेट करना उनके लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक मोदी एनडीए के लीडर हैं, इंडिया अलायंस वालों को केंद्र की सत्ता में आने का कोई चांस नहीं दिख रहा। देश के 43% वोटर्स को लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में मोदी ने एक्सीलेंट काम किया है। 17% वोटर मोदी के काम को अच्छा मानते हैं। इन दोनों को मिला दें तो 60% वोटर मोदी से खुश है। 53% वोटर्स को लगता है कि नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर का तीसरा टर्म मिलना ही चाहिए। 50% वोटर्स मानते हैं करप्शन से लड़ाई में मोदी सरकार ने शानदार काम किया है। 45% वोटर्स मानते हैं बीजेपी की वेलफेयर स्कीम्स सबसे बढ़िया हैं। और 52% वोटर्स मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने विदेश में भारत का सम्मान बढ़ाया है। टेस्ट कैसा भी हो, क्वेश्चन चाहे जैसे पूछे जाएं, टॉप पोजीशन नरेंद्र मोदी को ही मिल रही है। मोदी इससे भी आगे बढ़ने का प्लान बना रहे हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का ताजिया पूजते हुए यह वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लालू यादव भी कुर्सी पर बैठे हुए दिख रहे हैं और राबड़ी देवी अपने घर पर ही ताजिया बुलवाकर उसे पूज रही हैं। बिहार में राबड़ी के ताजिया पूजन पर जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। अरे आप सनातन हैं, अपने सनातन धर्म का सम्मान करते हुए वीडियो जारी करते तो लोग गर्व महसूस करता है। धर्मनिरपेक्षता में हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये नौटंकी नहीं होनी चाहिए। तजिया पूजने के नाम पर वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। राबड़ी देवी का ताजिया पूजना और लालू यादव का वहां मौजूद होना ये कोई संयोग नहीं है, ये शुद्ध प्रयोग है। एम वोट यानी मुस्लिम वोट बिहार की सियासत का बड़ा फैक्टर है। बिहार में 17% मुस्लिम वोट है, जिसे एक मुश्त 17% वोट मिलेगा उसका पावर बढ़ेगा। लालू और नीतीश दोनों इसके दावेदार हैं। राबड़ी ताजिया पूज कर लालू का दावा बड़ा कर रही हैं। जो लालू यादव की पूरी पार्टी, उनका तो पूरा इतिहास ही रहा है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अगर उनको नाम बदलना पड़े, अगर धर्म भी बदलना पड़े, तो इसके लिए भी वो सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए ठीक है, तजिया के जुलूस में जाना, उसका स्वागत करना, वहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है वो एक केवल यही दर्शाता है कि आज भी वो पुरानी मानसिकता में जी रहे हैं। एम वोट का एक और नैरेटिव जम्मू कश्मीर से बनता है। जम्मू कश्मीर को धारा 370 से मुक्त हुए 4 साल होने वाले हैं। 4 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोजाना सुनवाई शुरू की है। 370 हटाने के निर्णय को चुनौती देने वालों की ओर से पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सिब्बल अब टेक्निकली कांग्रेस में नहीं हैं, लेकिन उनकी पहचान कांग्रेस से ही जुड़ी है। राम सेतु मुकदमे में सिब्बल का एक बयान आज तक कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।